Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi and we are discussing about the GATE zoology course. And here I am with another important topic like cell cycle and cell regulation. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमको यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। ओके, और आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, खासकर रेगुलेशन पार्ट के, रेगुलेशन पार्ट में अब क्या हो गया है कि ज़्यादातर जो मतलब एग्ज़ाम कंडक्टर हैं, जो एग्ज़ाम पेपर बनाते हैं, वो क्या है, उनको रेगुलेशन थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है क्वेश्चन डेवलप करने के लिए, है ना। और जो पहले चलता था ना कन्वेंशनल सेल साइकिल, वहाँ से थोड़ा सा वो लोग हटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने को पता सब होना चाहिए, तभी हम लोग रेगुलेशन जो है वो डिस्कस कर पाएंगे, रेगुलेशन हम लोग पढ़ पाएंगे। तो देखते हैं एक बार कि सेल साइकिल क्या होती है, क्या फेजेस हमको देखने को मिलती हैं, क्या इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, बात करें अगर, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि अगर आपको सेल साइकिल को डिफाइन करना हो, बेसिकली एक डेफिनेशन देनी हो, तो आप क्या दोगे। सो द सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन एन ऑर्डर्ड फैशन which results in cell growth and cell division. ओके, सेल साइकिल एक सीक्वेंस है इवेंट्स का, ढेर सारे इवेंट्स का एक सीक्वेंस है कि हाँ अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, जो कि एक ऑर्डर्ड फैशन में चल रहे हैं। एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू, तीसरा खत्म हुआ, चौथा शुरू। और अल्टीमेटली क्या हमको दे रहे हैं, आउटपुट क्या निकल रहा है, उसका आउटपुट निकल रहा है सेल की ग्रोथ और सेल का डिवीजन। सेल क्या है वो हम सबको पता है, लेकिन सेल अपने जीवन काल में करता क्या है वो हमें देखना है। तो बेसिकली ये उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को दिखाता है। किसकी लाइफ हिस्ट्री? सेल की। जैसे हम लोग एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स और हमारे टेरिडोज सब में पढ़ते हैं ना लाइफ साइकिल, वैसी ही लाइफ हिस्ट्री सेल की ये है कि एक सेल था, उसने शुरुआत करी, धीरे धीरे ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद वो 1 से 2 में डिवाइड हो गया और फिर से वो वापस से उसी जगह आ गया। तो ये गोल 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 ये प्रोसेस चलती रहती है, इसीलिए हम इसको सेल साइकिल कहते हैं, जो कि बायोलॉजिकल टाइम में पूरी तरीके से लाइफ हिस्ट्री दिखाता है एक सेल की, है ना। और इसमें कई सारे इवेंट्स होते हैं, बीच में कई सारे हॉल्ट्स आते हैं, बीच में कई सारे ये कह लें स्टेशंस आते हैं सेल के लिए जहाँ पे वो रुकता है, और उसी सारी चीज़ों को कलेक्ट करके गैदर करके एक साइकिल बनाई जाती है, और उस साइकिल को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। और ये सेल साइकिल का, क्योंकि सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है, तो हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी सेल साइकिल को फॉलो करते हुए, इसी पाथ को फॉलो करते हुए हमारे सभी सेल्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, हमारी बॉडी ग्रो कर रही है। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसके अलग अलग फेजेस हैं और अलग अलग फेजेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अलग अलग फेजेस जो हैं जिसमें अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें ढेर सारे तरह तरह की रिक्वायरमेंट है जो कि हमारी बॉडी को फुलफिल करनी पड़ती है, ताकि हमारा सेल जो है वो विद टाइम ग्रो कर सके और डिवाइड कर सके। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस थोड़ी हुई और रुक गई, फिर आगे देखा जाएगा जब होगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहती है, और उसको चलते रहने देना हमारी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो आप उन सेल्स को न्यूट्रिशन दीजिए, अगर उन सेल्स में कोई दिक्कत है तो वो ठीक कीजिए, अगर खराबी है तो उन्हें एलिमिनेट कीजिए, लेकिन ये चीज़ लगातार चलती रहती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में थोड़ी सी ये ईजियर होती है कंपैरेटिवली टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में थोड़ी सी सेल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो ये हमको देखने को यहाँ मिलता है। ओके, तो अगर हम देखने की कोशिश करें कि क्या मेजरली हमको देखने को मिल रहा है, मतलब आप इंट्रोडक्टरी व्यू से ही इसको देखने की अगर कोशिश करें कि सेल साइकिल एक्चुअली जो आप जिसको साइकिल कह रहे हो वो है क्या, तो यहाँ पे सेल साइकिल को सबसे पहले तो 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। 2 बड़ी फेजेस, है ना। 2 बड़ी फेजेस को हम कैसे कह रहे हैं, या हम ये कह लें कि अगर हम 2 भी फेजेस को ना करें तो कंफ्यूजन हो जाएगी, वरना तो एम फेज और हमारी बाकी की फेज को हम इंटरफेस कंसिडर कर लेते हैं, इंटरफेस एंड एम फेज। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम माइटोटिक फेज और इंटरफेस को मतलब सिर्फ 2 कंसिडर ना करें कि इसको कंप्लीट डिवाइड करने की कोशिश करें, तो ओवरऑल हमको यहाँ पे 4 फेजेस देखने को मिल रही हैं।
कौन सी 4 फेजेस हैं वो हमारे पास, वो हैं G1, S, G2 एंड M। G1 फेज गैप 1 फेज, S फेज सिंथेसिस फेज, G2 फेज गैप 2 फेज और M फेज माइटोटिक फेज, ओके, या माइटोसिस फेज। तो ये 4 हमको मेजर फेजेस देखने को मिल रही हैं और इन फेजेस में अलग अलग हमको चीज़ें, अलग अलग हमको इवेंट्स होते हुए मिलते हैं और ये कुछ इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। सबसे पहले सेल जो है वो G1 फेज से एंटर करता है यहाँ से, और फिर ये साइकिल शुरू होती है, ये मूव करता जाता है ऐसे इस डायरेक्शन में, G1 से एंटर करता है S फेज में और S फेज खत्म होने के बाद एंटर करता है G2 फेज में और G2 फेज के बाद ये एंटर करता है माइटोसिस फेज में और माइटोसिस के बाद होती है साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल का डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले G1, S और G2 और M क्या हो रहा है इनमें, हम इनको एक एक करके देखेंगे, लेकिन अगर एक ओवरव्यू लेना चाहें तो सबसे पहले सेल क्या होता है, सेल मैच्योर नहीं होता, सेल को ग्रोथ की जरूरत होती है डिवीजन से पहले, है ना। तो सेल एंटर करता है और न्यूट्रिशन कलेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करता है और धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है। तो G1 फेज में ही हमको देखने को मिलता है प्राइमरी ग्रोथ। जब ये प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट होती है तो उसके बाद उसमें चाहिए होती है डीएनए की सिंथेसिस। डीएनए की सिंथेसिस वाले फेज को ही हम एस फेज या सिंथेसिस फेज कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, या हम ये कह लें इस न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, या अगर हम डायरेक्ट बात करें तो इस सेल के अंदर 2n डीएनए कंटेंट है। ठीक है, अब अगर ये सेल को 2 में डिवाइड होना है तो इसके पास डबल न्यूक्लियर कंटेंट भी होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये दोनों सेल हैप्लॉइड बन जाएंगे और हम ऐसा नहीं चाहते कि 2 सेल हैप्लॉइड बन जाए। तो सबसे पहले हम सेल को ग्रो होने देंगे कि आप अच्छे से ग्रो हो जाओ, बस इतनी कैपेबिलिटी आ जाए कि आराम से डिवाइड कर सको। उसके बाद इस सेल को हम लेके जाएंगे एस फेज में और एस फेज में इसके डीएनए कंटेंट को दुगना किया जाएगा, डबल किया जाएगा, यानी कि 2n से अब इस सेल में हो जाएगा डीएनए कंटेंट 4n। ठीक है, इस सेल के अंदर अब 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 4n डीएनए, ठीक है, 4n हो जाएगा। उसके बाद ये एंटर करेगा G2 फेज में, गैप 2 फेज में, जिसमें फिर सेल ग्रोथ होगी और सेल को टाइम दिया जाएगा ग्रो करने का, क्योंकि अभी वो सब न्यूट्रिएंट्स को यूज करके डीएनए की सिंथेसिस कर चुका है। एक बार फिर से डीएनए में जब ग्रोथ हो जाएगी, जब सेल में ग्रोथ हो जाएगी, तब वो एंटर करता है एम फेज में और एम फेज में ये चीज मेक श्योर करी जाती है कि ये 4n जो डीएनए हमने रेप्लिकेट करके बनाया है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए 2n की फॉर्म में 2 अलग अलग न्यूक्लियस में। एक बार कैरियोकाइनेसिस हो गई, फिर उन दोनों न्यूक्लियस को अलग अलग सेल्स बना के साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन करके 2 सेल की फॉर्म में हम बाहर निकाल देते हैं सेल साइकिल से, और फिर से वो दोबारा से दोनों सेल बाद में एंटर करते हैं कहाँ पे, G1 में, और फिर ये साइकिल चलती रहती है। तो ये चीज हमको देखने को इस तरीके से मिलती है। अगर हम एक एक करके फेजेस के बारे में बात करें तो गैप 1 फेज जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। G1 फेज, जाहिर सी बात है कि सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होनी है और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। एक बार सेल G1 फेज में एंटर करता है तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि इसकी जो ग्रोथ हो रही है या जो हमारी चीज़ें तैयार हो रही हैं यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें तैयार होती हैं। होता क्या है कि आपके मतलब इसमें किस तरीके से इसको रखा गया है संभाल के, ये एक बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि डीएनए होता है हमारे पास इस डीएनए को आपको रेप्लिकेट करना है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होना होता है, लेकिन इन पॉइंट्स पे जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है उसके साथ जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो बनता है, तब यहाँ पे बाद में ये हो पाता है तब बाद में हमारा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो पाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये चीज होनी चाहिए सिंथेसिस फेज में यानी कि एस फेज में, लेकिन जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, जो डीएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग है, वो हो जाती है G1 फेज में ही, लेकिन डिवाइड नहीं होता, मतलब जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट नहीं होती।
सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट होती है एस फेज में, और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ बनता है G1 फेज में। यानी कि एक बार G1 फेज में अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो एस फेज में जाके सिंथेसिस नहीं होगी। इसीलिए G1 फेज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस फेज से भी, है ना। और ये चीज क्यों करी गई है, ताकि रेगुलेशन किया जा सके। मतलब अगर सिंथेसिस फेज में सेल है तो ऐसा ना हो कि 4n की जगह और ज्यादा बन जाए, है ना। अगर हम पहले से बना के भेजेंगे सिर्फ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, तो सिर्फ वही जगह पे इनिशिएशन होगा और जितना कंटेंट हम चाहते हैं उतना ही डीएनए कंटेंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट गैप फेज होता है, सेल को न्यूट्रिशन मिलता है, सेल ग्रो करता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं और कोई भी डीएनए सिंथेसिस नहीं होती है, लेकिन हमारे जो प्रोडक्शन है उसका इनिशिएशन एकदम तैयार हो चुका होता है। फिर ये चीज आगे जाती है एस फेज में, और एस फेज में एक्चुअली डीएनए सिंथेसिस शुरू होती है, ठीक है, या डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है। क्या शुरू होता है, 2n से 4n बनने का काम, ठीक है। 2n से 4n बनने का काम, हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं, सारी चीजें बनती हैं, जितनी चीजें हमको डीएनए के क्या कहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, सब कुछ उसमें बनाया जाता है। और उसके बाद फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है, या एस फेज के बाद इसको G2 फेज में ले जाते हैं। और ये एस फेज वाली प्रोसेस जो है ये हाईली रेगुलेटेड होती है, ओके। फिर आते हैं हम G2 फेज में, यानी कि गैप 2 फेज में, जो कि सेकेंड गैप फेज है जो हमको देखने को मिल रहा है। और ये भी जाहिर सी बात है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होती है कि अभी अभी सिंथेसिस हुई है डीएनए की, और डीएनए सिंथेसिस में जब भी आप कुछ बना रहे होगे जाहिर सी बात है कोई ना कोई चांस है वहां पे गलती होने का। तो अगर कोई एरर है, ठीक है, तो उस एरर को डिटेक्ट करना, प्लस अगर वो एरर रिपेयरेबल है तो उसे रिपेयर करना, अगर नॉन रिपेयरेबल है तो सेल साइकिल को वहीं पे हॉल्ट कर देना। ये काम है हमारे G2 फेज का। क्या, सबसे पहले वो तो ग्रोथ करा रहा है, दूसरी चीज वो चेक कर रहा है कि डीएनए सिंथेसिस जो हुई है वो सही हुई है या नहीं। अगर कोई डीएनए डैमेज है रेप्लिकेशन के दौरान तो ये देखेगा कि हमको इसको रिपेयर करने से काम चल जाएगा, तो ठीक है, नहीं होगा तो उसको वहीं पे हॉल्ट कर देगा और उसकी एपोप्टोसिस करवा देगा। इसके साथ साथ फिर आती है माइटोसिस फेज, यानी कि जो हमारा G2 फेज है उसके बाद हमारे सेल्स एंटर करते हैं माइटोसिस फेज में। ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल और ड्रामेटिक फेज है, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, कि आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट हो जाती है, आपके क्रोमोसोम पहले वो होते हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, फिर उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स या हमारे स्पिंडल्स का फुल फॉर्म ले लेते हैं, और फिर वो बाइंड कर जाते हैं हमारे सेंट्रोमेयर के साथ, जो कि सेंट्रोमेयर पे काइनेटोकोर होता है उसके साथ बाइंड कर जाते हैं। बाइंड करने के बाद हाफ ऑफ द क्रोमोसोम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम राइट की तरफ जाते हैं। जैसा कि हम लोग ने बात करी थी कि हमारे पास 23 पेयर थे पहले और बाद में हो गए 46 पेयर, ठीक है। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक साइड ले जाए जाते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक साइड ले जाए जाते हैं, ताकि दोनों ही न्यूक्लियस में बराबर बराबर जो क्या कहते हैं आपका डीएनए कंटेंट है वो पहुंचे, और उसके बाद फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी जाती है ताकि नए 2 न्यूक्लियस बन जाएं, जैसा हम चाहते थे वैसा। तो बेसिकली जब माइटोसिस फेज शुरू होती है तो हमारे पास एक न्यूक्लियर में 4n डीएनए कंसेंट्रेशन होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, और जब ये खत्म होती है तो हर सेल में हमको 2n की फॉर्म में जो कंसेंट्रेशन है डीएनए का वो देखने को मिलता है। माइटोटिक फेज में हमको 4 फेज देखने को मिलती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब इंटरफेज से हमारा जो सेल है वो इंटर करता है तो उसमें न्यूक्लियर मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले इस न्यूक्लियर मटेरियल का कंडेंसेशन शुरू होता है। तो जब कंडेंसेशन शुरू हो जाता है यानी कि वो क्रोमोसोम के फॉर्म में खुद को लेने लगते हैं, खुद का जो क्रोमोसोम का फॉर्म है वो लेने लगते हैं, और सेंट्रियोल से हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका भी बनना शुरू हो जाता है। प्रोफेज के एंड तक हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसरप्ट होते ही क्या होता है, ये सभी इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो दोनों तरफ से ऐसे पूरा कवर कर लेते हैं सेंट्रियोल्स के थ्रू, है ना। और फिर क्या होता है, जो हमारे
हमारे जो न्यू स्पिंडल फाइबर्स हैं ये बाइंड करना शुरू कर जाते हैं कहाँ पे, काइनेटोकोर पे। काइनेटोकोर क्या है, स्पेसिफिकली वो सीक्वेंस है जो कि हमको सेंट्रोमेयर पे यानी कि क्रोमोसोम के सेंटर पे देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बाइंड हो जाते हैं। मेटाफेज में इन सभी को एक सिंगल प्लेट में अरेंज किया जाता है, ठीक, एक मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज किया जाता है। जब ये मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज हो जाते हैं हमारे 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तब इनको एनाफेज में क्या किया जाता है, इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू खींचा जाता है दोनों तरफ, आधे इधर आधे इधर, है ना। और जब ये खींचा जाता है आधे आधे तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन जाता है इनको कवर करके, एक बन जाता है इनको कवर करके। तो हमारे पास दो न्यूक्लियस हो जाते हैं जिसमें 23 पेयर्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो हम यही तो चाहते थे। और उसके बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, इनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें आपके मुताबिक चले, ना कि आप इनके मुताबिक, क्योंकि अगर आप इनके मुताबिक चलने लगते हो उसी वक्त एक बहुत ही भयानक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है कैंसर। जब अनरेगुलेटेड सेल डिवीज़न होता है तब हो जाता है कैंसर। ओके, इसीलिए कुछ चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे ये बार बार चेक किया जाता है। ऐसे कोई भी फैक्ट्री होती है, आप देखते हो ज़्यादातर जैसे टीवी वगैरह पे आता है फैक्ट्रीज़ के बारे में कि ये बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री है, ये पेन मेकिंग फैक्ट्री है। तो हर फैक्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये चेक किया जाता है कि आपका जो मटेरियल आप बना रहे हो वो मटेरियल बिल्कुल अप टू द पॉइंट है या नहीं, अप टू द मार्क है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर या तो आप उसमें उसके प्रोडक्शन को रोकोगे और फिर देखोगे कहाँ गड़बड़ी हो रही है। अगर ठीक हो सकती है तो ठीक करोगे, वरना वो पूरा का पूरा लॉट जो है वो आप वहाँ से हटा दोगे। तो वही चीज़ है हमारे सेल साइकिल में भी, यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स रखे गए हैं जहाँ पे ये देखा जाता है कि जो चीज़ आप बना रहे हो वो ठीक बन रही है या नहीं। अगर नहीं बन रही है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा या इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम चेक पॉइंट्स की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये चेक पॉइंट्स हर हालत में याद रखना है कि कौन कौन से चेक पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है जीवन चेक पॉइंट। जीवन चेक पॉइंट में ये चेक किया जाता है जो सेल आपका आया है, ठीक है, उस सेल में जो डीएनए है वो सही है या नहीं, या सेल का जो न्यूट्रिशन है वो इतना हो गया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक कि ये सेल डिवीजन की प्रोसेस को आगे ले जा पाएगा या नहीं। ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। अगर कोई डीएनए में डैमेज है तो उसको वहीं पे हॉल्ट कर दिया जाता है और आगे नहीं ले जाया जाता। अगर सब कुछ हमको एक्यूरेट देखने को मिलता है, ठीक है, आपका न्यूट्रिशन भी है, सेल ग्रोथ भी हो रही है, डीएनए डैमेज भी नहीं है, तब हम उसको एस फेज में आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम उसको जीवन में ही चेक कर लेते हैं कि हाँ जीवन में सेल आने के बाद ठीक है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो आगे जाके हमारे लिए ही खतरा बन जाए, है ना। जब सब कुछ हमें सही मिलता है तब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपका एस फेज में एंटर कर गया, सिंथेसिस हो गई, अब G2 में आ गया। अब है क्या, जो चीज़ अभी अभी आपने सिंथेसाइज करी है, आपने पूरे न्यूक्लियर मटेरियल का रेप्लिकेशन किया है, तो कितने ज़्यादा चांसेस थे डैमेज होने के। तो उन चांसेस को चेक किया जाता है कि ये सेल जो अभी भी एस फेज खत्म करके आया है, क्या इसमें डीएनए डैमेज है या नहीं। अगर डीएनए डैमेज है तो इसको वहीं पे हॉल्ट कर दिया जाए। फिर इसके पास दो चीज़ें होंगी, अगर आपको डीएनए डैमेज मिल रहा है तो या तो आपको रिपेयर करना होगा, ठीक है, अगर रिपेयर नहीं हो सकता तो हम उस सेल को एपोप्टोसिस की तरफ या उस सेल में एपोप्टोसिस ट्रिगर करवा देते हैं, ठीक है। तो दो में से एक चीज़ें, अगर रिपेयर हो गया तो ठीक है, नहीं रिपेयर हुआ तो इसको हम एपोप्टोटिकली किल कर देते हैं। फिर आता है हमारे पास एम फेज चेक पॉइंट या एम चेक पॉइंट। एम चेक पॉइंट हमको माइटोसिस, जो हमारा मेटाफेज है उसके एंड में देखने को मिलता है, माइटोसिस के, है ना, जो मेटाफेज है उसके एंड में देखने को मिलता है माइटोसिस के। और एक बार ये मेटाफेज क्रॉस कर गया, फिर मतलब मेटाफेज क्रॉस करना इसका ज़रूरी होता है, मेटाफेज क्रॉस कर गया, एनाफेज में इंटर कर गया तो सारी चीज़ें उसके बाद फिर इसका मतलब ठीक है और हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो जाती है। और ये चीज़ कौन बताता है कि हाँ मेटाफेज में आपको, या कौन सी चीज़ है जो स्पेसिफिकली ये चीज़ डिटरमाइन करती है कि मेटाफेज से आगे बढ़ना है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं आपके,
जो कि अब कंडेंस फॉर्म में है, इन क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पे जो काइनेटोकोर है वहां से बाइंड होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो इन स्पिंडल फाइबर्स का टाइटली बाइंड होना जरूरी है इस काइनेटोकोर से, जो कि अगर नहीं होगा तो ये क्रोमोसोम्स इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड या राइट साइड या हम ये कह लें डॉटर न्यूक्लियाई में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जैसे ही आप उन्हें पुल करोगे वो ब्रेक हो जाएगा कनेक्शन। एक बार कनेक्शन ब्रेक हो गया तो पता चला इधर सिर्फ 2 क्रोमोसोम जाने थे और इधर 4 क्रोमोसोम चले गए, या ज्यादा क्रोमोसोम चले गए या कम चले गए। ठीक है, तो वहां पे पैदा होंगे डिसजंक्शंस, नॉन डिसजंक्शंस, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो जब तक जो सेंट्रोमेयर है वहां से अटैच नहीं होगा फर्मली हमारा जो स्पिंडल फाइबर है वो, तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ाते। एक बार हो जाता है तब हम इसको एनाफेजिक स्टेज के लिए आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। कैसे? ये हमारा जीवन फेज है। जीवन फेज में चेक किया जाता है न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, ग्रोथ फैक्टर्स है कि नहीं, डीएनए डैमेज तो नहीं है कहीं। ठीक है, अगर है तो, या अगर हमारे सेल अभी तैयार नहीं है तो उनको G0 फेज या रेस्टिंग स्टेज में भेज दिया जाता है। उसके बाद एक बार सिंथेसिस शुरू हो गई तो डीएनए सिंथेसिस तो अपने आप पूरी कंप्लीट होगी ही। फिर G2 में इसको चेक किया जाता है जब ये M में एंटर करने जा रहा होता है, सेल का साइज अप्रोप्रिएट है या नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद थर्ड आता है मेटाफेज चेक पॉइंट, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि क्रोमोसोम स्पिंडल अटैचमेंट जो है वो फर्मली हुआ है या नहीं। अगर हो गया है तभी हम इसको आगे एनाफेज में लेके जाते हैं। ओके, ये तो हो गया चेक पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आप चेक करते हो। आप करते कैसे हो चेक, वो जरूरी है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि कहाँ देखोगे, कैसे देखोगे। ठीक है, तो वहां पे आते हैं वो फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? जैसे कि ये जो चेक पॉइंट्स हैं ये वो टोल नाके हैं जो आपने लगा के रखे हैं, यहाँ से आप बाहर नहीं जाओगे। लेकिन अब आपको चाहिए पुलिस जो कि वहां पे उसे रोके। ठीक है, तो वो पुलिस है हमारे पास ढेर सारे फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स मिलके 2 तरीके का रेगुलेशन बनाते हैं हमारे सेल साइकिल का। एक तो पॉजिटिव रेगुलेशन और दूसरा नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, और इन दोनों में ही अलग अलग फैक्टर्स हमारे जरूरी हैं, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जब एक्टिव होते हैं तो हमारी सेल साइकिल को आगे बढ़ाते हैं, पॉजिटिव रेगुलेटर्स। और कुछ रेगुलेशन इस तरीके से है, कुछ रेगुलेटर्स ऐसे हैं जो कि जब एक्टिव होते हैं तो हमारी सेल साइकिल को रोकने की कोशिश करते हैं। ओके, जिसे हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। तो पॉजिटिव रेगुलेशन में हमको 2 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं प्रोटीन्स के, साइक्लिक एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, जो कि सेल के प्रमोशन के लिए या सेल साइकिल के प्रमोशन के लिए जरूरी होते हैं, है ना। जिसमें से अगर नंबर 1 बात करें मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, तो ये हम साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के एक एसोसिएशन को कहते हैं मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। और ये अल्टीमेटली बनता कैसे, या बेसिकली साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं क्या? ये 2 प्रोटीन्स है जो हमको देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के सीडीकेस हमको मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स के साइक्लिन्स हमको मिलते हैं। साइक्लिन्स पे क्वेश्चन आया है कई बार और फिर आएगा कि साइक्लिन्स का नेचर क्या होता है। तो बेसिकली साइक्लिन्स का नाम साइक्लिन इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बार बार डिग्रेड होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, डिग्रेड होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, फिर डिग्रेड होते हैं, फिर सिंथेसाइज होते हैं। और सीडी के हमेशा सेल में वैसे ही प्रेजेंट रहते हैं, उसी कंसंट्रेशन में जिसमें इन्हें रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीडी के सोचते हैं कि वो डिग्रेड हो रहा है और बन रहा है, डिग्रेड हो रहा है बन रहा है, और उस पर डिक लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साइक्लिन्स बार बार डिग्रेड होते हैं, बनते हैं, डिग्रेड होते बनते हैं। और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का काम होता है फॉस्फोराइलेशन करना, या हम ये कह लें कि उन कंपोनेंट्स की फॉस्फोराइलेशन करना जो कि सेल साइकिल के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव रेगुलेटर्स। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तब कर सकता है जब वो साइक्लिन के साथ एसोसिएटेड हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का जो ऐसे करके एसोसिएशन हो, साइक्लिन और सीडी के जब ये एसोसिएशन हो तब ये एसोसिएशन फॉस्फोराइलेटेड भी हो। तो 2 चीजें हमको चाहिए, एक तो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का एसोसिएशन हो, दूसरा वो फॉस्फोराइलेटेड भी हो, तभी वो अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम साइक्लिन की बात करें तो साइक्लिन हमारे सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं। 4 तरीके के हमको साइक्लिन देखने को मिल रहे हैं, A, B, D एंड E। ओके,
और ये अलग अलग सेल साइकिल के जो फेजेस हैं उसमें एक्टिव हमको देखने को मिलते हैं ए, बी, डी एंड ई। और ये अलग अलग सी डी केस के साथ मिलके या सी डी केस के साथ काम करते हुए सेल साइकिल को प्रोग्रेस करवाते हैं, है ना। जैसा मैंने बताया वैसे ही अलग अलग सी डी के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर वो सी डी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेटेड होगा। एक बार वो फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा तब वो एक्टिव हो जाएगा। जब वो एक्टिव हो जाएगा तब वो क्या करेगा, वो उन फैक्टर्स को फॉस्फोराइलेट करेगा जो कि सेल साइकिल की प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। एक बार उन फैक्टर्स को इसने फॉस्फोराइलेट कर दिया, फॉर एग्जांपल रेटिनोब्लास्टोमा, P21, P53, तब हमारी सेल साइकिल जो कि हॉल्ट हो रखी थी इनकी वजह से वो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये टाइटली कंट्रोल्ड होते हैं। साइक्लिन्स का लेवल अलग अलग फेज के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। जिस फेज में जिस साइक्लिन की जरूरत होती है उस फेज में सिर्फ वही साइक्लिन बनता है। ओके, ये मैं आपको भी बता देता हूँ कि किस फेज में कौन सा साइक्लिन बनता है। पहले हमें पास आ जाते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। बेसिकली साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो हैं काइनेज एंजाइम होते हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि अदर एंजाइम या प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन जो है ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये बेसिकली सेल साइकिल को रोक के रखने वाली जीन है। जब इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया जाता है तब ये सेल साइकिल को रोक के रखने की कैपेबिलिटी को खो देता है और सेल साइकिल आगे बढ़ जाती है। तो इस प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करने का काम करेगा कौन, यही काइनेज एंजाइम, यही साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। लेकिन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिव होने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। क्या चाहिए, एक तो साइक्लिन चाहिए, उसके बाद खुद फॉस्फोराइलेट हो तब वो ये काम कर पाएगा। और ये चीजें तभी हो सकती हैं जब सारी चीजें या सारे प्रोसेस एकदम अपने आप टाइम पर हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले ये हमारा G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, है ना। इसमें से जो हमारे G1 साइक्लिन्स हैं वो ओवरऑल पूरे टाइम इस तरीके से कंसंट्रेशन अपनी मेंटेन करते हैं, ओके। और G1 साइक्लिन जब बढ़ रहे होते हैं या टॉप पर होते हैं तो उसके साथ G1 और S साइक्लिन एक्टिवेट होते हैं, यानी कि पीक पर होते हैं। और जब ये पीक पर होते हैं तब जो हमारा सेल है वो एंटर कर जाता है एस फेज में। एक बार सेल एस फेज में एंटर कर गया तो धीरे धीरे करके एस फेज के साइक्लिन डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। और ये होता क्या है कि जो साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स है ना, ये जब तक पिछली वाली फेज खत्म होने वाली होती है तब तक ये पूरी तरीके से एसोसिएटेड हो चुके होते हैं। और जैसे ही इनका एकदम पीक पे पहुंचता है, एक थ्रेशोल्ड लेवल पहुंचता है, तुरंत ये नेक्स्ट फेज में ट्रिगर करवा देते हैं चीज़ों को। ऐसे ही एस साइक्लिन भी इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे G1 फेज से, और जैसे जैसे खत्म होते जाते हैं या हम ये कह लें जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तब ये एस साइक्लिन पीक पर पहुंचते हैं G2 फेज के बीच में, और फिर ये इसको ट्रिगर करवा देते हैं G2 से आगे बढ़ने के लिए। और इनके लिए क्या ज़रूरी होता है, और M साइक्लिन जो कि एसोसिएट होना शुरू हुए थे S फेज के साथ में, और जैसे ही G2 फेज एंड होने वाला होता है तब ये M साइक्लिन एंट्री करवा देते हैं किसकी, हमारे सेल की या सेल साइकिल जो चल रही है उसकी माइटोसिस फेज में। तो इस तरीके से साइक्लिन्स की मदद से अलग अलग फेजेस में एंट्री जो है वो रेगुलेट करी जाती है। इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं CD केस, और उसी CD के का अरेंजमेंट ऐसा है जो कि इनको आगे लेके जाता है, ठीक है। अगर हम एक बार नेगेटिव रेगुलेशन की तरफ देखने की कोशिश करें कि कौन सा वो फैक्टर्स हैं जो कि नेगेटिवली रेगुलेट कर रहे हैं, तो मेजर हैं हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, P53 एंड P21, है ना। और ये जो आपके पास डायग्राम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें G1 की, तो G1 में हमको देखने को मिल रहा है जो हमारे साइक्लिन D CDK4, साइक्लिन D CDK6 और साइक्लिन E CDK2, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको G1 में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से साइक्लिन D CDK4 हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इसको आगे ले जाने का काम करेगा एस फेज में, है ना। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको रोकने का काम कर रहे हैं। अगर इसे रोक रहे हैं यानी कि सेल साइकिल को रोक रहे हैं, यानी कि वो नेगेटिवली सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं, और वो हैं P15, P18, P16 एंड P19। और साइक्लिन E CDK2 को P21, P27, P57 जो है वो रोक रहे हैं। तो साइक्लिन D CDK4 की मदद से ये आगे बढ़ते हैं, एस फेज में आते हैं, और फिर साइक्लिन A CDK2 को इनहिबिट किया जाता है P21, P27 और P57 के वजह से, और फिर ये आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, एस फेज से G2 फेज में,
और वहाँ पे P21, P27 और P57 साइक्लिन ACDK1 को इनहिबिट करके रखते हैं जैसी इनकी रिक्वायरमेंट होती है वैसी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, ये साइक्लिन अगर यहाँ तक इकट्ठा हो चुके थे, यानी कि एस फेज के शुरू होने से पहले ही G1 फेज में जब हमारे पास इतनी कंसंट्रेशन थी साइक्लिन्स की, तो क्यों नहीं साइक्लिन CDK एक्टिव हुए? वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि इन्हें इनएक्टिवेट करके रखा गया। अगर इन्हें इनएक्टिवेट करके ना रखा जाता तो हमारे नए मतलब आने वाले फेज पहले ही शुरू हो जाते। और वो इनएक्टिवेट रखने का काम कौन कर रहा है? उन्हें इनएक्टिवेट करने का काम रख रहे हैं या उन्हें इनएक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं यही इनहिबिटर्स, यही नेगेटिव रेगुलेटर्स सेल साइकिल के। ओके, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमें ज़रूरत होती है हम उनको डिग्रेड करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम G1 से S फेज में जा रहे होते हैं तो एक फैक्टर होता है E2F। ये E2F फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इस S फेज के साइक्लिन्स को सिंथेसाइज करने के लिए या उन्हें एक्टिवेट करने के लिए। तो हमारा जो G1 होता है यहाँ पे इस E2F फैक्टर को बाइंड करके रखता है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। तो जो हमारे साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स हैं G1 के, वो क्या करते हैं, इस RB E2F को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। एक बार RB फॉस्फोराइलेट हो गया तो ये E2F को छोड़ देता है और E2F सिंथेसाइज होता है और जितने भी एस फेज के साइक्लिन हैं उनको सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ इस तरीके से रेगुलेट करी जाती है अलग अलग फेज में। आखिर में हमको साइक्लिन बेस्ड CDK1 देखने को मिलता है और फिर हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सॉरी, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर फेज़ में अलग अलग साइक्लिन CDK हैं जो कि ओवरऑल आपका फंक्शन कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरीके से। तो जो नेगेटिव रेगुलेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, क्योंकि ये ट्यूमर को सप्रेस करने का काम कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डू लेट अस नो, डू ज्वाइन द टेलीग्राम गुरुमंत्रा चैनल फॉर द डिस्कशन एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।